तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं उस सीट पर बैठा था और इस वीडियो में आप देख रहे हो कि मैं इस सीट पर बैठा हूँ। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आज मैं सवाल जवाब करूंगा हमारे प्यारे सर ऋषि मिश्रा सर से। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ इन इंडिया। तो मैं सर से चाहूंगा कि सर पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को जरूर दें। मेरा नाम ऋषि कुमार मिश्रा है। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और मैं डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 2016 में पास आउट हुआ था 5 साल BLLB करने के बाद। तब से लेके आज तक मैं निरंतर प्रैक्टिस में हूँ मेरी क्षेत्र में, और मेरी LLM भी हुई है। और बस ऐसे ही सब चलता जा रहा है। और धन्यवाद भी देता हूँ आदर्श का कि मुझे अपनी कुर्सी दी, उनने अपनी सीट दी बैठने के लिए। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ फिलहाल। तो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ लॉ स्टूडेंट्स के सवाल हैं जो सर से जानना चाहते हैं, जो रिलेवेंट लॉ स्टूडेंट्स पूछते ही रहते हैं कि सर ऐसा कैसे होता है वैसा कैसे होता है। तो वो आज हम आप लोगों को बताएंगे और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हम लोग जानेंगे जो सर हमेशा उनसे डील करते हैं, तो वो आप लोगों को बताएंगे। तो अपन पहले जानेंगे लॉ स्टूडेंट्स के कुछ सवाल। तो सबसे पहला सवाल तो सर यही है कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये कितना अच्छा है और ये कितना बुरा है। देखिए, बुरा केवल उन बच्चों को लग रहा है जिन बच्चों को ये पता चल गया है कि पहले जो जजेस बनते थे वो बिना 3 साल के कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन के एग्ज़ाम देते थे, क्लियर होते थे और सिलेक्ट हो जाते थे। अब हम इतने समय से तैयारी करते आ रहे थे और एकाएक ये 3 साल का पहाड़ हम पे टूटा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 साल का पहाड़ जो है वो आज नहीं टूटा है। वो इससे पहले भी कई बार चर्चाओं में था, चर्चा का विषय बना, किसी प्रकार से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फाइनली जो कोर्ट है और जुडिशरी है, जिसको ये महसूस हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, आपको पता ही लग गया कि हाँ, हमें इस बात की ज़रूरत है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स बन रहे हैं वो एटलीस्ट 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो करके आए, जिससे उन्हें धरातल का ज्ञान होगा, लोगों की परेशानियां, समाज की वास्तविकता को देखेंगे। उसके बाद जब वो बोर्ड पे देंगे तो ऐसा मानना है कि निश्चित ही एक अच्छे निर्णय निकल के आएंगे, अच्छे जजमेंट्स होंगे और जो जस्टिस है उसको अटेन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यानी कि एट द एंड सर का ये कहना है कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है वो गुड है। चलिए कोई नहीं सर, तीसरा क्वेश्चन एक लॉ स्टूडेंट का है, तीसरा नहीं दूसरा क्वेश्चन, कि हम लोगों के 5 साल के दौरान या 3 साल के दौरान हम लोगों को इंटर्नशिप करना ज़रूरी होता है। नहीं, हम लोग चाहे तो करें या ना करें, कई कई कोर्स कॉलेजेस में ज़रूरी होता है। तो जी, हम लोग सर कहाँ करें, कब करें और किसके अंडर करें, तो आप थोड़ा बताइए। और कितनी बेनिफिशियल है इंटर्नशिप ठीक। करना। देखिए, जब आप बिल्कुल फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होते हैं तो आप लोग अपने लोअर कोर्स में जाइए, वहाँ पे थोड़ा सीखिए, वहाँ का माहौल देखिए, क्योंकि वो एक ओरिजिनल कोर्स है जहाँ पे वास्तविक परेशानियों से आपको सरोकार होगा आपका और आप उसको अनुभव करेंगे। और जब देखेंगे कि हाँ, ऐसी कोई परेशानियाँ होती हैं और इनको कल हमें खुद भी देखना पड़ेगा, तो शुरू में तो आप लोअर कोर्स में जाइएगा। उसके बाद 1-2 साल जब आपके शुरू के ख़त्म हो जाते हैं, तीसरे साल से आप कहिए, तो आप उस एरिया में इंटर्नशिप्स करिए जिसमें आप 2 साल में अनुभव करके ये समझ पाएँ कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में जाना है, या आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में, सपोज़ आर्बिट्रेशन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, आपका क्या कहते हैं, मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में अगर आप ज़्यादा रुचि रखते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी के इश्यूज़ में रखते हैं, आप रेरा वाली कोई फील्ड देखते हैं, आप कंपनीज से रिलेटेड मसलों को ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं, तो इन सब में एक ये स्पेसिफिक एरिया है जिसमें आप काम कर सकते हैं। और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत करियर ग्रोथ भी है। तो आप उस एरिया को फिर एक्सप्लोर करने लगे, क्योंकि कल को जब आप किसी फर्म में या किसी कंपनी में एज एन एडवाइज़र या एज एन एसोसिएट आप जुड़ते हैं, तो निश्चित ही आपसे वह प्रश्न पूछे जाएंगे जो उनके संबंधित हैं या उनकी फील्ड से संबंधित है। उससे संबंधित बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे कि आप कितना क्या जानते हैं। हम अलग अलग चीज़ों को, जैसे जो जूनियर्स होते हैं, आपके कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो 5 साल तक अलग अलग क्षेत्र में प्रैक्टिस कर इंटर्नशिप करके आ जाते हैं, और एट द एंड बस वो केवल यही बता पाते हैं कि सर हमने ये यहाँ यहाँ देखा है।
उनकी फील्ड का आप कितना जानते हो उसका थोड़ा सा कम नॉलेज होता है। लेकिन आप लगातार 3 वर्ष तक अगर आप ऐसी जगह इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में, इंसॉल्वेंसी में, बैंकरप्सी में, और आपका कंपनीज में, आपका क्या कहते हैं रेरा में, आपका लिटिगेशन में, जितनी सारी फील्ड्स हैं, आप स्पेसिफिकली उसका अगर 3 साल का ज्ञान लेके आए, क्रिमिनल में, सिविल में, तो निश्चित ही आप उसमें अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से दे पाएंगे, सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा है, और वहाँ पे परफॉर्म करने के चांसेस भी आपके बहुत अच्छे होंगे। तो सर का सीधा सा ये कहना है कि अगर आपकी 5 साल की डिग्री है तो 2 साल आप एक्सपोजर लीजिए कि कौन कौन सी फील्ड है लॉ में, क्या क्या है, और फिर आपको जो फील्ड अच्छी लगती है उन 2 सालों में तो उसको चुनिए और फिर 3 साल उसी में काम कीजिए। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कहना सर का सीधा सीधा। ठीक है सर। सर एक मिथ चलता है हम लोगों के उसमें कॉलेजेस में, कोई कहता है कि धाराएं पढ़ो, कोई कहता है बैरेक्ट पढ़ो, सर बैरेक्ट पर कमांड रखो, कोई कहता है कि कोर्ट कचहरी करो। तो धाराएं पढ़ना या बैरेक्ट पर कमांड रखना और कोर्ट कचहरी में प्रैक्टिस करना, इन दोनों में कितनी सिमिलरिटी है और ये दोनों कितने अलग हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं, विधि और न्यायालय, ये जो दोनों हैं, कोर्ट्स और लॉ, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये साथ में चलने वाली, मतलब साथ में चलने वाला या एक ही कार्य है। मतलब आप सोच रहे हैं कि कोर्ट बिना लॉ के चलती है, तो ऐसा तो नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉ एंड कोर्ट्स वर्क पैरेलली। तो कोर्ट का प्रोसीजर भी आपको उतना ही समझना जरूरी है जितना आपको कानून का अध्ययन करना जरूरी है। तो आप बिना कानून के अध्ययन के कोर्ट में अगर जा रहे हैं तो फ्यूटाइल है, क्योंकि आप कमज़ोर रहे हैं, और केवल कानून पढ़ के कोर्ट में पहुंच रहे हैं और आप इस बात का घमंड लेके जा रहे हैं कि मैंने सब कानून पढ़े हैं, तो प्रोसीजर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो दोनों को समझना ही उतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इन कोर्स अगर अच्छा परफॉर्म करना है, तो एट द अच्छा परफॉर्म करना है, तो 100% दोनों का बैलेंस जरूरी है। कानून भी उतना ही जरूरी है और कोर्ट की प्रैक्टिस देखना भी उतना ही जरूरी है। तो एट द एंड अच्छा लॉयर बनने के लिए हमें बुक्स पर भी कमांड बहुत रखना जरूरी है बिल्कुल। और प्रोसीजर को भी हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो इंटर्नशिप भी करना एट द एंड जरूरी है। तो सर हमारे लॉ स्टूडेंट्स के यहाँ पर सवाल होते हैं समाप्त। अब हम हमारे प्यारे सर से पूछेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है लॉ की हमारी उन पर, और हमारे सर उन क्वेश्चन से जनरली डील करते रहते हैं और वो क्वेश्चंस जनरली हर भारतीय के मन में आते ही रहते हैं। तो वो क्वेश्चंस आज हम सर से पूछेंगे और सर जो प्रोसीजर बताएंगे तो उन प्रोसीजर को आप जरूर मानना। तो सर पहला सवाल हमारा ये है कि एफआईआर और कंप्लेंट फाइल कैसे करें, और अगर पुलिस वाले रिफ्यूज करते हैं एफआईआर और कंप्लेंट फाइल करने से तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एफआईआर को आप ऐसा समझें कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ऐसा कोई अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकती है, तो उस केस में अगर ऐसा कोई अपराध घटित होता है तो आप सीधे पुलिस के समक्ष संबंधित थाना क्षेत्र में या पुलिस स्टेशन में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब कईयों बार ऐसा होता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। उस केस में आपको लिखित में एसपी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है और बताना पड़ता है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है। उस घटना को हमने पुलिस के समक्ष रखा था और इस संबंधित पुलिस स्टेशन ने, रेलेवेंट पुलिस स्टेशन ने मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं करी है। तब एसपी खुद उस पर संज्ञान लेके डायरेक्ट कर सकता है कि आप इनकी एफआईआर दर्ज करें। सर अगर एसपी भी रिफ्यूज कर देता है, अगर उनको कुछ बहुत ग्राउंड्स बढ़िया। नहीं लगते हैं? अगर एसपी को ऐसा लगता है कि आपकी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं की जानी चाहिए, एंड स्टिल यू फील कि हमारी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और वो नहीं हुई है, तो आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई थी और ऐसी ऐसी जो परिस्थितियां रही हैं, हमने कराया और एफआईआर हमारी दर्ज नहीं हुई। तब कोर्ट डायरेक्ट करती है कि आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, और आपको लगता है कि इनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो हमें बताएं और दर्ज करें। ठीक है सर। सर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में कि जिन्हें कानूनी सलाह चाहिए या कानूनी हेल्प चाहिए, लेकिन उनके पास पैसों की कमी है, वो मॉनेटरी रूप से इतने परेशान है, तो उस सिचुएशन में क्या करें? देखिए, ऐसे जो लोग हैं जिनको फीस देने का इशू होता है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि एक वकील को हायर कर सकें, तो आप वहाँ के
जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास आप जाइए, वहाँ के जो चेयरमैन होंगे आप उनसे संपर्क कीजिए, वो आपके लिए एक लॉयर असाइन करेंगे और वो लॉयर आपका पूरा मैटर देखेगा और आपको रिप्रेजेंट भी करेगा। एक और चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि वह जो लॉयर है वो आपके काम को देख नहीं रहा है या अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उन्हीं चेयरमैन के पास जाके संबंधित इशू को आप एड्रेस कीजिए, उसको देखा जाएगा और उन्हें लगता है अगर कि वकील इनका काम नहीं कर रहा है तो उनके पास ये पावर रहती है कि वो दूसरे वकील को नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो सर अभी मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने गया था और मेरे दोस्त ही प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो एक सबसे ज़्यादा जो मैटर डील होता है कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगातार, सेक्शन 138 NI 8 यानी कि चेक बाउंस। तो सर आप चेक बाउंस का स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक या जितने भी स्टेप होते हैं आप बताइए कि क्या प्रोसीजर होता है और जो जनता देख रही है उसको रेमेडी कैसे प्राप्त हो। देखिए क्या होता है कि कभी भी जब आप लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, दो व्यक्तियों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, तो चेक इशू होते हैं। अब चेक इशू होता है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उस चेक की जो अवधि होती है प्रेजेंट करने की वो 3 महीने तक की होती है। 3 महीने तक में आपको वो प्रेजेंट करना होता है। अब आपने वो प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद आपको पैसे प्राप्त हो जाते हैं अमूमन, क्योंकि सामने वाले ने चेक इसी बेसिस पे इशू किया है कि भैया हम आपसे कुछ कर्ज लिए और हम चुकाना है। अब जब वो इन एनी केस, एक्सेप्शनल केसेस में चेक बाउंस हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो फिर चेक बाउंस के 30 दिन के अंदर हमको लीगल नोटिस भेजना पड़ता है। वो आप वकील के माध्यम से ही भेजेंगे। जब वो लीगल नोटिस चला जाता है, उनको डिलीवर हो जाता है, उससे फिर 15 दिन के अंतर्गत अगर आपके पास आपका रुपया जो चेक राशि है वो नहीं पहुंचती है, तो फिर जिस दिन वो डिलीवर हुआ था उससे 15 दिन पूर्ण होने के बाद 1 माह के अंदर आपको केस लगाना पड़ता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष। अब वहाँ पे जब ये चीज़ें एडमिट हो जाती है कि हमारी ऐसी जो गतिविधि थी, ये चेक बाउंस हुआ, जब आप सारे रिटर्न मेमो और चेक बाउंस सब दे देते हो, और वो जो आपका ये जो पीरियड है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो पीरियड में अगर चीज़ें हुई हैं, अगर ये बिल्कुल प्रॉपर बैठते हैं टेक्निकलिटी के द्वारा, तो फिर आपके केस को रजिस्टर कर लिया जाता है, और जब आपके केस को रजिस्टर कर लिया जाता है फिर उस पर ट्रायल शुरू होती है। अब ट्रायल शुरू होने के बाद सामने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। जब आरोपी को बुलाया जाता है तो वो अपना जवाब प्रस्तुत करता है। अब जवाब प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट उस पर निर्णय लेती है कि भैया ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब है कि नहीं, और अगर ये समझ में आता है कि लायबिलिटी एडमिटेड थी, इनने चेक इसीलिए बाउंस मतलब इशू किया था और वो बाउंस हो गया, तो अगर हम इसका पेमेंट कर देते तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपका कन्विक्शन पाया जाता है तो आपको निश्चित रूप से जो जज हैं वो आपको सज़ा के लिए देने के लिए बाध्य रहेंगे। अगर आप दोष सिद्ध होते हैं तो आप पे सज़ा अधिरोपित की जा सकेगी। सर मैं और मेरे कई लॉ स्टूडेंट, लॉ स्कूल में सबसे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि वो 5 प्रकार की रिट्स याद कर लो। लेकिन एक दिन मैं जब पढ़ रहा था वो 5 प्रकार की रिट्स, तो मेरे मन में सवाल आया कि ये इनको फाइल करने का प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर भी तो जानने का मेरा मन करा। तो ऐसे कई लॉ स्टूडेंट होंगे मेरी तरह, तो प्रोसीजर जानने का जिनको मन करता है, तो आज हम सर से पूछेंगे कि सर जो रिट्स रहती है उनको फाइल करने का प्रोसीजर क्या है, तो वो आप हमें देखिए, अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग की बात करेंगे तो आप सबसे पहले आप पूरी अपनी रिट एप्लीकेशन, रिट पिटीशन को आप बनाते हैं। वो एक फॉर्मेट में चाहिए होती है उनको, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो, आप डिस्क्रिप्शन बताते हो केस का। प्रोसीजर मौखिक रूप से समझना थोड़ा सा कठिन है। आप जब इंटर्नशिप करें या अगर किसी को फाइल करना है तो वकील के चैनल से जाए तो आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। मेरे बता देने से वो चीज़ें इजी नहीं। और अगर डिटेल में चाहते हैं आप तो डिटेल लिख देना कमेंट में, तो मैं बता दूंगा पूरा फिर अच्छे से। ठीक, ये तो हो गया सर रेट पिटीशन के बारे में। अब अगला सवाल मेरे मन में क्या है, ये तो सब इंडियन के मन में आता होगा, जब पुलिस वाले बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते हैं हमारे इंडिया में लोगों के साथ, यानी कि मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। हम लोग तो देखो सर एडवोकेट हैं, मैं आने वाले समय में एडवोकेट बन जाऊंगा, तो हम लोगों से तो पुलिस वाले सही रहते हैं। तो सर अगर पुलिस मिसबिहेव करे, गलत तरीके से कुछ भी कर दे, तो इन दैट सिचुएशन नॉर्मल इंडियन पीपल क्या करे?
देखिए, मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो पुलिस है वो आपकी शांति को, आपके ऑर्डर को बनाए रखने के लिए सेवाएं दे रही है। तो आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं तो उल्टा हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत एक्सेप्शनल केसेस में जब ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं कि पुलिस किसी प्रकार का भय देती है, तो देखिए कभी कभी ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं प्रैक्टिकली, तो वो होता है। लेकिन अनावश्यक रूप से अगर पुलिस आपके साथ ऐसा कर रही है तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप गलत करते हैं तो आपके लिए कानून उस प्रकार से प्रोसेस में और एग्जीक्यूशन में आता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति आपके खिलाफ, चाहे वह पदाधिकारी हो, अगर ऐसी कोई घटना को अंजाम देता है जो कि सही नहीं है, वैध नहीं है, इलीगल है, और उनका जो व्यवहार है वो मतलब लीगल नहीं है, तो आप उसके खिलाफ भी व्यक्तिगत रूप से आप बिल्कुल वैसे ही विकल्प से जा सकते हैं जैसे कि सामान्य आदमी किसी व्यक्ति के खिलाफ जाता है, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पुलिस वाला है कि नहीं है। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है तो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो उनकी जो जिम्मेदारी है समाज को या पब्लिक को लेके वो ज़्यादा है, तो उनको व्यवहार भी उतना ही अच्छा करना पड़ेगा और उनको उतने ही अच्छे से कंडक्ट करना पड़ेगा जितना कि सामान्य लोगों की ज़रूरी है, क्योंकि मदद के लिए ही है और समाज के लिए ही है, अपने राज्य के लिए, स्टेट के लिए है, उनकी मदद के लिए है, तभी तो सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो निश्चित ही आप उनके खिलाफ बिल्कुल वैसे ही विधिक रूप से जा सकते हैं जैसे कि एक आम आदमी के खिलाफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और अगर इसका भी आपको प्रोसीजर जानना है सर से या कानूनी सलाह चाहिए तो सर कानूनी सलाह भी देते हैं, आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर दे सकते हैं जी। तो सर आगे बढ़ते हैं। सर बेल के बारे में थोड़ा बताइए, और इसको प्राप्त करने का या डिनाई करने का, या आप डिफेंस काउंसिल से हैं तो आप लेना चाहेंगे, और डिनाई करने का अगर आप प्रोसिक्यूशन काउंसिल से की तरफ से हैं तो आप डिनाई करवाना चाहेंगे, तो इन दोनों का प्रोसीजर अगर हो तो थोड़ा बताइए। प्रोसीजर तो मैं बार बार क्यों पूछी, लेकिन थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग आप बताइए। थ्योरेटिकली आपको चीज़ें समझा देता हूँ। क्या होता है कि जब बेल लगाई जाती है तो उन केसेस में जिनमें बेल मिल जानी चाहिए, जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, उनमें तो आपको बेल मिल सकती है, लेकिन बेलेबल ऑफेंस के साथ अगर कोई ऐसा अपराध जुड़ता है जो बेलेबल नहीं है तो फिर सारे अपराधों को नॉन बेलेबल मान के ही ट्रीट किया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में फिर बेल आपको कोर्ट से लेनी पड़ती है। तो कोर्ट में आप जब बेल की एप्लीकेशन लगाते हो और आप जो बेल की कंडीशंस होती हैं लॉ में, जैसे कि आप एविडेंस को टेम्पर नहीं करोगे, आप किसी विटनेस को डराओगे धमकाओगे नहीं, आप किसी प्रकार से किसी अन्य अपराध में लिप्त नहीं होगे, किसी प्रकार से आप साक्ष्यों को, एविडेंसेस को टेम्पर नहीं करोगे, और रेगुलर कोर्ट्स में जब आपकी पेशी होगी तो आप व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट रहोगे। जब आप ये सारी कंडीशंस कोर्ट के लिए मान लेते हो और कोर्ट को लगता है कि हाँ ऐसे अपराधी को बेल दे दी जानी चाहिए, उस कंडीशन में आपको बेल मिल जाती है। ये एक बात हुई। दूसरी बात कि अगर सामने वाले व्यक्ति को या प्रोसिक्यूशन को ये लगता है कि इस व्यक्ति को बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो उस केस में वह जाके इस बात का ऑब्जेक्शन उसी कोर्ट में लेते हैं, बेल की एप्लीकेशन के समय या डिसीजन के समय, और उसको ऑब्जेक्ट करते हैं और उसके कारण भी बताते हैं कि क्योंकि इनके आरोपी ने ऐसा ऐसा काम किया है और ऐसा ऐसा अपराध है और इसकी सीवियरिटी इतनी है और ये ऐसा ऐसा कर सकता है, तो इसलिए इसको बेल नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो जुडिशियल ऑफिसर है वो अपना निर्णय देते हैं। ठीक है सर ये तो आपने बेल के बारे में बढ़िया बताया जी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समाज में चल रहा है मार धाड़ ये वो, तो मेरी उम्र के और मेरे से बड़ी उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं, कहीं ना कहीं वो शादी के नाम से डरने लगे हैं। और मैं जब रील्स वगैरह देखता हूँ या यूट्यूब पर थोड़ा बहुत चलाता हूँ तो वो चाहते हैं कि अडॉप्शन करें वो बच्चों का। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अडॉप्शन जेजे एक्ट से डील होता है, न्यूट्रल वाला, पर्सनल लॉस वाला अलग होता होगा। तो सर आप न्यूट्रल वाला जो अडॉप्शन होता है उसका प्रोसीजर थोड़ा बताइए कि क्या करें,
कितनी वैलिड एज होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए? देखिए, आपने 2 प्रश्न पूछ लिए हैं आदर्श इकट्ठे, तो अपन उसका अलग अलग करके जवाब देते हैं। सबसे पहले अगर आप एडॉप्शन की बात करोगे तो एडॉप्शन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा या कोई एडॉप्शन मतलब कोई व्यक्ति अगर एडॉप्शन लेना चाहता है, किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो उसके लिए एक आवेदन ऑनलाइन करना पड़ता है। अब वो आवेदन जब ऑनलाइन किया जाता है तो उसका जब तक निराकरण हो के पूरे आवेदन की जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं हो जाती है, और फाइनली जब स्टेट को, राज्य को ये लगता है कि हम इस व्यक्ति को, क्योंकि ऐसी कंडीशंस हैं ये पूरी हो रही हैं और ये बच्चे को विधिवत रूप से रखेगा और कोई दिक्कत नहीं जाएगी, तब जाके उसको वो बच्चा अडॉप्ट करने मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं जाती क्योंकि ये लीगल है। क्या होता है कि कई बच्चे ऐसी जगह पाए जाते हैं, सपोज़ जैसे रोड पे पाया गया, किसी मंदिर पे पाया गया, किसी अनाथालय में पाया गया, तो ऐसे बच्चों को एक शेल्टर होम में अपन रखते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, और वहाँ के जो वार्डन है, कभी अगर आपको जब नहीं समझ में आए तो सबसे पहले आप उनके पास जाके संपर्क कीजिए और उनसे जब आप ये कहेंगे कि मैं बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाके आप किसी एक स्पेसिफिक बच्चे को गोद ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं। वहाँ पर क्या होता है कि जिस बच्चे का टर्न आएगा गोद लेने के लिए, तो जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनमें से जिसका टर्न होगा वह बच्चा उसको गोद दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है लीगली कि आप कहेंगे कि मुझे ये बच्चा गोद चाहिए वहाँ पे जाके, उस संस्थान में जाके कि मुझे ये बच्चा गोद दो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही ऐसा बच्चा नहीं है जिसको गोद देना है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको आवश्यकता है एक अच्छे पेरेंट्स की और अच्छी व्यवस्थाओं की, तो उसके लिए सरकार पूरा ख्याल उन बच्चों का रखती है। ठीक है, ठीक है सर। अब अब आपका दूसरा प्रश्न जो था हाँ कि शादी को लेके जो डर और हाँ सर, भय पैदा हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हाँ, प्रश्न है। तो शादी को लेके जो डर और भय पैदा हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो केसेस आ रहे हैं, आप हमेशा याद रखिए कि कानून जब बनाया जाता है तो वो इस चीज़ को देख के बनाया जाता है कि ऐसी गतिविधियां ना हो, लेकिन अगर उसके बाद भी ऐसी गतिविधियां आ रही हैं, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई बार अब इस विषय को लेके चर्चा हो चुकी है कि जो पुरुष वर्ग है उसके लिए भी अब पैरेलल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जैसे कि महिलाओं को दी जाती है। तो मेरे हिसाब से भी, समाज के हिसाब से भी, देश के हिसाब से भी और कानून के हिसाब से भी अब इन परिस्थितियों में ऐसे कानून की आवश्यकता शायद, या ऐसे नियमों की आवश्यकता शायद है, जिन पे मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। रही बात डर की, और इस डर के माहौल को आप देखिए कि कानून हमेशा प्रयासरत होता है मिटाने के लिए। तो जितने भी ये घटनाएं हुई हैं उन सब पे उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अपराध दर्ज हुए हैं और ट्रायल चलेगी, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो सजाएं भी होंगी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं केवल महिलाओं के लिए है कानून, केवल पुरुषों के लिए है और नहीं है, और इससे घटनाक्रम बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ एडिशंस होने हैं जो पुरुषों के लिए भी होने चाहिए, तो वो होंगे निश्चित रूप से, बस थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं तो इंतज़ार करना होता है। लॉ एक डायनेमिक प्रोसेस है। यस सर। धीरे धीरे चीज़ें एवॉल्व होंगी, धीरे धीरे चीज़ों को स्टेट नॉलेज में लेगी और कानून, संसद उस पर कानून बनाने की प्रक्रियाधीन रहेगी। तो ये निश्चित ही आने वाले समय में होगा कि कुछ इस पर पॉजिटिव रूल्स, रेगुलेशंस और लॉस बने। तो जो और एक और आप लोगों का जो सवाल आ रहा था ना कि लड़कों के लिए कानून बनाइए, तो सरकार इस बात से यही कहना है कि भाई धीमे धीमे आएगा, लड़कों के लिए भी कानून आएगा, आप ये मान के चलो। ठीक है सर, ये अपन बढ़िया आपने बताया सर। और ये मेंटेनेंस डाउरी इन दोनों में लड़ाई चलती रहती है, डाउरी इस तरफ से और मेंटेनेंस इस तरफ से, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो और ये सबसे बड़ा टॉपिक बन चुका है आज के समय देश का, मेंटेनेंस इतना मांग लिया, आए दिन सर कोर्ट में कितने केसेस लगे, हमारे भी केसेस लगे, आपको पता है। तो डाउरी और मेंटेनेंस के बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि डाउरी
वो चीज़ हो जाती है जिसको जो वर पक्ष है वो मांगता है कि हमको शादी करेंगे तो इतना इतना पैसा फला फला लेंगे। प्रैक्टिकली क्या होता है कि कभी कभी जैसे कोई ये नहीं भी मांगता है तो स्वेच्छा से कोई घर अपनी बच्ची को जब शादी करके विदा करता है तो वो देता है। लेकिन जब उनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं तो उसी को डाउरी का नाम देके वो केस लगा दिए जाते हैं, जो कि अमूमन होता है। तो बहुत, मैं ऐसा चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि जो आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लॉ वैसा ही है जैसा कि बनाया गया था। तो अगर आप इसको प्रूफ कर देते हैं कि भैया ये हमने डिमांड नहीं किया कभी और ये स्वेच्छा से लेके आए थे और चाहे तो स्वेच्छा से ले भी जाए, तो वैसी कंडीशन में अगर ये परिस्थिति प्रूव हो जाती है कि आपने मांगा नहीं था, तो पहली बात वो डाउरी के डेफिनेशन में नहीं आए। और रही बात मेंटेनेंस की, तो हाँ, मेंटेनेंस हमेशा एक ऐसा विषय है जिसमें रिसर्च, एनालिसिस और चेंजेस की आवश्यकता होती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ज़रूरत है, आने वाले समय में भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लीगली किसी व्यक्ति को शादी करके लेके आते हो अपने पास, तो आपकी ये विधिक जिम्मेदारी है कि आप उसका भरण पोषण करें, आप उसका मेंटेनेंस करें। और इन एनी केस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्योंकि आप नहीं कर रहे हो तो इसको कोर्ट में जाके इसको ओबे कराने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मुस्लिम लॉ में कहें या हिंदू लॉ में भी थोड़ा थोड़ा कहें, ये आपके घर की जिम्मेदारियों के साथ एक एडिशनल जिम्मेदारी है जो आपके ऊपर अधिरोपित लीगली की गई है कि आपको अपनी अर्धांगिनी का उतना ख्याल रखना है। जिस स्टेटस से आप रह रहे हो, जिस स्टैंडर्ड से आप रह रहे हो, वह स्टैंडर्ड वह स्टेटस बिल्कुल उसको भी देना है जैसा कि आप करते आ रहे हो, रहते आ रहे हो। और वो ही सारी सुख सुविधाएं जैसे कि आप करते थे, रहते थे, वही सारी उसको आपकी अर्धांगिनी को मिलनी चाहिए। तो ये आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ, एंड इट इज़ नॉट विच इज़ जस्ट लाइक के यार करना है तो कर लेंगे, करना है तो नहीं तो ऐसे भी चलेगा, ऐसा नहीं होता। आप अपने घर में अगर किसी को विधिक रूप से उसकी शादी करके लेके आए या आपने निकाह करके लेके आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी कहीं। ठीक है सर, एक और सवाल है, मेरा नहीं सभी लोगों का आता है ऐसा जनरली, जब मैं कमेंट वगैरह पढ़ता रहता हूँ और डीएम्स भी आते हैं, तो फॉल्स केसेस अगर कोई लड़की कर दे या कोई लड़का भी कर दे जी, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, या लड़का हो जिसके अगेंस्ट किया हो या लड़की जिसके अगेंस्ट की गई हो? देखिए, आपने खुद ही बोल दिया कि फॉल्स केसेस, अगर कोई झूठा आरोप लगा है तो निश्चित ही आने वाले किसी भी प्रोसीजर के एंड तक ये सब सिद्ध हो जाएगा कि ये झूठा है। और जब झूठा हो जाएगा तो जितनी प्रक्रिया आप गलत तरीके से लाभ लेने के लिए कर रहे थे वो निष्क्रिय हो जाएंगी, फ्यूटाइल हो जाएंगी, तो आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। हाँ, थोड़ा सा परेशान निश्चित होना पड़ता है, तो वो आप हो रहे हैं, अब क्या करेंगे। तो उससे क्या डील कर सकते हैं? कोई ने कर दिया झूठा केस, हमारा टाइम भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। अगर आपको आपकी छवि को नुकसान हुआ है किसी झूठे केस से, अगर आपको पैसे का नुकसान हुआ है, आप बाकायदा डिफेमेशन का और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस लगा सकते हैं और आप उसके लिए कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं। तो सर, आज का ये पॉडकास्ट आपके साथ बड़ा ही प्यारा रहा, थैंक यू सो मच। और बड़े ही प्यार से सर ने हम लोगों को एक एक चीज़ बताई, प्रोसीजर के बारे में बताया और कैसे प्रैक्टिकलिटी होती है लीगल की, लॉ की मतलब, तो वो सर ने हम लोगों को एक ओवरव्यू दिया है। और सर से मैं विदाई लेने से पहले कुछ आखिरी शब्द कहूँगा कि आप, मज़ा आया इस पॉडकास्ट में सबसे पहले तो मुझे बहुत, और आपको भी आया होगा। और सर हम लोगों के ऑडियंस को क्या सलाह देना चाहते हैं या कोई भी संदेश देना चाहते हैं तो आप बताएं सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और मुझे इतने समय दिया, और अब शायद ये रिलीज़ होगा तो लोग मुझे इतना समय दे के सुनेंगे। मैं आप सभी से, जो विधि के छात्र हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि अध्ययन एक ऐसी चीज़ है जिसका कभी नुकसान नहीं होगा। तो कभी आपसे कोई ये कहता है कि कोर्ट ही जाओ और अध्ययन नहीं करो, तो गलत है। आप कोर्ट भी जाइए और अध्ययन भी कीजिए। और जो सामान्य व्यक्ति जो हमें सुन रहे हैं,
उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो विधि का ज्ञान है, जो लॉ की नॉलेज है, वो हम सभी को होनी चाहिए, क्योंकि कल को आपको कभी ये ना लगे कि कोई वकील आपको गलत तरीके से गुमराह कर रहा है। क्योंकि कई बार वकील गुमराह नहीं कर रहा होता है, केवल आपको उस बात की नॉलेज नहीं होती है और आप परेशान हो रहे होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप जाएं, उनसे समझें, और थोड़ा सा आप भी जो हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए वो रखें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, और बाकी लोगों से कि मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सुना है। और कभी किसी प्रकार की और ऐसी कोई परेशानी या कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है तो आप इस चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो हम उसको हो सकेगा तो वीडियो के माध्यम से ये मुझसे पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा, या मैं इनको बता दूंगा तो आप तक ये पहुंचा देंगे। धन्यवाद। तो यही रहा हमारा बीच का बढ़िया सा पॉडकास्ट। मिलते हैं किसी और नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच सर। Thank you. थैंक यू सो मच।